चलिए तो बच्चा लोग आज हम लोग ये जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर है उसी में मैंने जो अनम्यूटेड रह गया था मैं दोबारा से बस उसी में आवाज डाल रहा हूँ ताकि जो कुछ भी आपको दिख पा रहा है अभी वो कम्प्लीटली आपको दिखे। कुछ भी मुझे लिखने का जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ आवाज है। ठीक है, पहले से सब कुछ पढ़ाया हुआ था। इसमें पिछले वाले वीडियो में जो मैंने बनाया था जो म्यूटेड रह गया था, एक्चुअली वहां पे मैंने सब कुछ लिखा तो था ही, सिर्फ अंतर था कहीं तो वो था आवाज का। तो उस अंतर को भी दूर कर देते हैं। ठीक है, वही पुराना वीडियो रन हो रहा है, बस उस पे ऑडियो मेरा है ना, पूरी तरीके से वो पुराना नहीं है, ऑडियो मेरा है। हम लोग मिड ब्रेन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सारा कुछ एक नजर देखते चलो। देखो पहला पॉइंट, मिड ब्रेन होता कहाँ है? तो लोकेटेड बिटवीन थैलेमस या हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। आप डायग्राम खोल लीजिए, है ना, डायग्राम आप खोल लीजिए और डायग्राम में आप देख सकते हो, जो ब्रेन का डायग्राम आपके बुक में है वहां पे आपको ये चीज दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसमें एक कनाल होता है जिसका नाम है सेरिब्रल एक्विडक्ट, है ना, जो कि मिड ब्रेन से पास करता है। मिड ब्रेन से जो भी चीज पास हो रहा है उसके बारे में। एंड यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है कि यहाँ 4 राउंड स्वेलिंग्स होता है, लोब्स होता है, जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और एक और टर्म आपको ब्रेन स्टेम दिख रहा है, तो ब्रेन स्टेम मैंने अलग से लिख के पढ़ाया हुआ है इस वीडियो में, तो थोड़ी देर में वो भी रन हो जाएगा। देखो ब्रेन स्टेम, दो तीन बात यहाँ अलग से लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा। आई गेस कि आप लिख रहे होंगे। देखो पिछले वाले बुक में ना यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, पिछले वाले में यहाँ एक प्रॉब्लम था, बट इसमें मैंने उसे दूर कर दिया है। पिछले वाले बुक में ना ऐसे तो इस वीडियो जब आगे रन होगा तो आपको दिखाएगा। एक्चुअली मिड ब्रेन स्टेम सिर्फ और सिर्फ मिड ब्रेन पोन्स और मेडुला से मिलकर बना है, लेकिन पिछले वाले बुक में क्या था ना कि ब्रेन स्टेम में साथ में सेरिबेलम भी लिख दिया था, है ना। वो भी वापस वीडियो बैक की तरफ जाएगा और आपको दिखेगा कि मैंने यहाँ सेरिबेलम भी लिखा था, जो कि नहीं होता, गलत था। नए वाले बुक में उसको सुधार दिया। ठीक है, और याद रखिएगा कि ब्रेन स्टेम वो पार्ट है हमारे ब्रेन का दैट कनेक्ट्स फोर ब्रेन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन स्टेम हमारे ब्रेन का वो पार्ट है व्हिच कनेक्ट्स फोर ब्रेन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दो बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ एक बात और जान लो, ये सब कुछ तो तुम देख पा रहे हो जो भी तुम्हारे स्क्रीन पे चल रहा है। एक बात और जान लो कि पिछले वाला जो था, आई गेस के रूप में तुम्हें दिखाई देता हूँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता है। देखो, देख पा रहे हो? पहले ये डायग्राम दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो, ये ऐसे ही पिछला वाला जो एनसीईआरटी था वो एक्चुअली यही किए हुए था। ये जो आपको ब्रेन स्टेम दिख रहा है, जो कि ये जो मैंने ब्रेन स्टेम लिखा है ना भी इस डायग्राम में, ये पहले लेबलिंग था, है ना। पुराने वाले बुक में अगर आप देखोगे तो ऐसे ही लेबलिंग था, और इसको देख के सिर्फ यही लगता था कि ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन एज वेल एज हाइंड ब्रेन, है ना। और हाइंड ब्रेन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। और यही मिसफिगरिंग कर दे रहा था, इसको देख के सीधा लग रहा था कि सेरिबेलम इज आल्सो पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। रसायन से लिख रहा था तो आप उसको काट भी नहीं सकते, बट द रियलिटी इज डिफरेंट, है ना। रियलिटी डिफरेंट है। सच्चाई ये है कि ब्रेन स्टेम में सेरिबेलम नहीं आता है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है एनसीईआरटी ने अपने नए वाले पार्ट। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। या एक सेकंड रुक जाओ, जरा मैं अच्छे से तैयारी कर लूं। ठीक है, तो नॉर्मली ब्रेन स्टेम में कौन कौन आता है? तो सिर्फ मिड ब्रेन,
पॉन्स और मेडुला, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम लोग अब वापस लौटते हैं हमारा लास्ट पार्ट हाइंड ब्रेन पे, जो कि ब्रेन का तीसरा मेन पार्ट है। अच्छा देखो, इसमें भी दिया हुआ है ना, इसमें भी ये चीज साफ साफ लिखा हुआ है कि मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन आर फॉर्म ब्रेन स्टेम। देख रहे हो, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फॉर्म ब्रेन स्टेम, मतलब घूम के वही बात पे हम लोग आ चुके हैं कि मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फॉर्म्स द मिड ब्रेन, सॉरी ब्रेन स्टेम, जो कि पहले लिखा था, जबकि बाद में देखो लास्ट पॉइंट देखो इस पैराग्राफ का, यहाँ पे सुधारा भी है ना, यहाँ पे देखो सुधारा भी है कि 3 मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगाटा, मतलब इसमें सेरेबेलम का नाम नहीं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट कम्स द हाइंड ब्रेन अगेन। हाइंड ब्रेन में 3 मेन पार्ट, पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला, जिसमें से आपको मेनली मेडुला ऑब्लांगाटा पे काम करना है, वैसे सबके बारे में दिया हुआ है। देखो पहला पॉन्स है, इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन। जाहिर सा बात है, ये बहुत सारे फाइब्रस ट्रैक्ट को अपने इंटरकनेक्ट करता है, जो कि ब्रेन के डिफरेंट रीजन को जोड़ते हैं। पॉन्स का मेनली यही काम है, ब्रेन के अलग अलग रीजन को जोड़ना, पॉन्स का सिर्फ इतना ही काम है। नेक्स्ट कम्स द सेरेबेलम। तो सेरेबेलम क्या है? Cerebellum has very convoluted surface in order to provide additional space for more and more neurons. Cerebellum एक्चुअली में ना थोड़ा घुमावदार एक सरफेस होता है, जिसके पास सिर्फ एक ही काम है, टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला का क्या काम है भाई हमारे बॉडी में? तो मेडुला मेनली कंटेन्स बहुत सारा सेंटर्स, ओके। मेनली देखो एक्चुअली देखो, मेडुला कंटेन सेंटर्स व्हिच कंट्रोल रिस्पायरेशन, याद आ रहा है, रिस्पायरेशन के लिए सेंटर मेडुला में था, न्यूमेटैक्सिक सेंटर, कार्डियोवास्कुलर डिस्फ्लेक्स और गैस्ट्रिक सिक्रेशन। तो आप इसको इन 3 पॉइंट के फॉर्म में यहाँ लिख लेंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट फॉर्म में, इन्हीं तीनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको एक बात और ये भी याद रखना है, जो कि यहाँ लिखा है, द मेडुला ऑफ दिस ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। वापस बोल रहा हूँ, मेडुला ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो मेडुला वाला पार्ट है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। समझ रहे होगे क्या कहना चाह रहे हैं? वेरी गुड। तो ये हो गया। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखेंगे, जो कि समझने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। नॉर्मली उसका कोई काम नहीं है, बट समझने के लिए बहुत जरूरी है। और उनमें जो सबसे पहला होगा, एक्चुअली उसको हम साइड में लिखेंगे भी, ठीक है ना। तो सबसे पहला है, देखो वो आपके सामने दिख भी रहा है, वेंट्रिकल्स, ठीक है। वेंट्रिकल्स, ब्रेन के अंदर बहुत सारे वेंट्रिकल्स होते हैं, मेनली 4। क्या होते हैं वेंट्रिकल्स? तो ventricles of brain are a communicating network of cavities filled with cerebrospinal fluid and located within the brain parenchyma. देखो आपके सामने लिखा भी रहा है, ventricles of brain are communicating network of cavities, बहुत सारा कैविटीज आपस में ज्वाइन है, जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है। filled with CSF, cerebrospinal fluid से भरा हुआ है वो कैविटी, एंड आर लोकेटेड विद इन द ब्रेन पैरेन्काइमा, और ब्रेन के पैरेन्काइमा के अंदर है, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, वेंट्रिकल ब्रेन के अंदर का कम्युनिकेटिंग नेटवर्क है, जो कि कैविटी से भरा हुआ है, मतलब जो कि सीएसएफ से भरा हुआ है। और उनका काम क्या है भाई? तो ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ताकि जो भी तुम्हारा फ्लूइड्स है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, वो आपस में एक दूसरे के पास मूव करता रहे और न्यूट्रिशन को फ्लो कराता रहे। नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात, कि ये वर्टिब्रल कॉलम के न्यूरल कनाल से पास करता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम आप सब जान रहे हो, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक न्यूरल कनाल होता है, वहां से पास करता है कौन? तो स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत भी आए कि न्यूरल कनाल क्या है। तो देखो उसके लिए मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, इट इज स्पेस इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। स्पेस इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ना, उसके अंदर एक स्पेस होता है, उसको बोलते हैं न्यूरल कनाल।
अच्छा याद रखिएगा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ब्रेन में जैसे हमने पढ़ा था कि ब्रेन के आउटर साइड पे ग्रे मैटर होता है और इनर साइड पे व्हाइट मैटर, ठीक है। ऐसा हमने पढ़ा था कि ब्रेन के आउटर साइड पे ग्रे मैटर होता है और इनर साइड पे व्हाइट मैटर, बट यहाँ एग्जैक्टली उल्टा होता है। यहाँ एग्जैक्टली उल्टा होता है। यहाँ पे आउटर साइड पे व्हाइट मैटर और इनर साइड पे ग्रे मैटर होता है, ठीक है। आउटर साइड पे व्हाइट मैटर और इनर साइड पे ग्रे मैटर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, इट मेंटेन्स द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल नर्व्स। हमारे बॉडी में जो स्पाइनल, देखो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलते हैं उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, और ब्रेन से जो नर्व्स निकलते हैं उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व, ठीक है। ब्रेन से जो नर्व निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलता है उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व। तो ये पूरे बॉडी के बीच में आपस में रिलेशन मेंटेन करता है, किसके हेल्प से, या यूं बोलो कि पूरे बॉडी और ब्रेन के बीच में रिलेशन मेंटेन करता है, किसके हेल्प से, तो विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। चलो तो अब हम लोग जरा पीएनएस का बात कर लें, क्योंकि हम लोगों ने हर बारे में बात कर लिया है ना। हमने सीएनएस का बात कर लिया, हमने पीएनएस का बात अब कर ले रहे हैं, सीएनएस का मेनली हो गया, पीएनएस का बात कर लेते हैं और लास्ट में थोड़ा सा एएनएस का बात करेंगे। पीएनएस में क्या होता है भाई, तो आप सब जान रहे हो, नर्व्स होता है, इट इंक्लूड्स द नर्व्स। नर्व्स अब दो तरह के, एक क्रेनियल नर्व और दूसरा एक स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व कितना होगा भाई, सबसे बड़ा जरूरी बात है कितना होता है क्रेनियल नर्व। तो मैमल के केस में अगर हम लोग बात करें तो क्रेनियल नर्व का नंबर होता है 12 पेयर्स, जो कि तीन तरह का होता है। क्रेनियल नर्व ह्यूमन में या मैमल में कितने तरह का, तो 12 तरह का, जो कि मेनली तीन तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन, सेंसरी, मिक्स्ड और मोटर। कौन कौन, तो सेंसरी, मिक्स्ड और मोटर, ये तीन तरह का। अच्छा नेक्स्ट इज क्रेनियल नर्व्स के बारे में एक बात और जान लो, ये ब्रेन से निकलता है। स्पाइनल नर्व्स कितने तरह के होते हैं भाई, तो स्पाइनल नर्व्स की अगर हम बात करें तो स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होता है, कितना, स्पाइनल नर्व्स आर 31 पेयर्स एंड दे इमर्ज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। राइट सा बात है, स्पाइनल नर्व से तो नाम ही है, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है इसलिए बोले स्पाइनल नर्व। नंबर कितना, 31 पेयर्स। अच्छा जैसे वर्टिब्री में याद कीजिए, याद है सर्वाइकल, लंबर, थोरैसिक, इस तरह से करके 712 554 याद किए थे। उसी तरह यहाँ पे जो होता है, जो सीक्वेंस देखने को मिलता है वो होता है 812 551। क्या होता है, 812 551। ये कैसे बता रहे भाई, तो जैसे हम लोग वहां पढ़ते ना, नेक में वहां 7 वर्टिब्री था जिसको सर्वाइकल बोल रहे थे, यहाँ जितना निकलेगा वो होगा 8 पेयर। यहाँ नेक से या सर्वाइकल नर्व्स 8 पेयर होते हैं, फिर थोरैसिक 12 पेयर, फिर तुम्हारा लंबर 5 पेयर, फिर सैक्रल भी 5 पेयर और कोक्सीजियल 1 पेयर। वैसे ये एक्स्ट्रा था, ठीक है, वैसे ये सब कुछ एक्स्ट्रा था, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द, अच्छा हमने बात कर लिया सीएनएस का, हमने बात कर लिया पीएनएस का, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा एएनएस का। एएनएस मींस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और ये दो तरह का होता है, या यूं बोलो कि दो तरह से हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, एक होता है सिंपैथेटिक, दूसरा होता है पारासिम्पैथेटिक। और ये इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी इसको बोलते हैं एएनएस को, ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में, एक्चुअली ये उस पार्ट को कंट्रोल करता है, ये नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के उस पार्ट को कंट्रोल करता है जहां पे कि हमारा बस नहीं चलता है। सिंपैथेटिक के बारे में, ये नॉर्मली एक्सेलरेटर की तरह काम करता है ना, हर केस में नॉर्मली एक्सेलरेटर की तरह काम करता है। जैसे मान लो स्वेटिंग को बढ़ा देना, है ना, स्वेटिंग बढ़ा दिया, या फिर हार्ट बीट बढ़ा दिया, इस तरह का, मतलब कुछ भी चीज करेगा बढ़ाएगा, हाँ। अच्छा इसका, इस सिंपैथेटिक का ठीक उल्टा होता है पारासिम्पैथेटिक, जो कि बॉडी को वापस से उसके पुराने पोजीशन पे लौटा लाता है। पारासिम्पैथेटिक क्या करता है, बॉडी को वापस से उसके पुराने पोजीशन पे लौटा देता है। कैसे, तो सिंपैथेटिक जो तुम्हारे मान लो हार्ट बीट को बढ़ाकर तुम्हारा सांस तेज कर दिया, तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक है वो वापस से हार्ट बीट को नॉर्मल कर देगा और तुम्हारे सांस के रेट को नॉर्मल कर देगा, ठीक है। अच्छा अभी अभी आपने जो ब्लड में पढ़ा,
अभी अभी जो आपने ब्लड में पढ़ा कि पारासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक से अभी अभी हमने यही तो पढ़ा था ना कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी है वो नॉर्मली हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मली मायोजेनिक होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है, लेकिन हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकता, रेगुलेट तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके फंक्शन को मॉडरेट कर सकता है, हार्ट बीट को बढ़ा या घटा सकता है। तो इसी की वजह से तो किया था सिंपैथेटिक और पारासिम्पेथेटिक। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको पढ़ना है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, ये आई गेस उतना टेढ़ा टॉपिक नहीं है, बहुत सीधा सीधा सा टॉपिक है। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क जो है, यहाँ पे आपको मेनली 3-4 पॉइंट पे फोकस करना है। पूरा पूरा जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, पूरा पूरा जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ दो तरीके से काम कर रहा है। एक तरीका इज, या यूं बोलो कि रिफ्लेक्स पाथवे दो चीज से मिलकर बना है। फर्स्ट इज एफेरेंट न्यूरॉन जो कि रिसेप्टर है, एंड द सेकेंड इज इफरेंट न्यूरॉन जो कि एक्सेप्टर है। ठीक है, एक एफेरेंट न्यूरॉन, दूसरा इफरेंट न्यूरॉन। ये दोनों मिलकर करता है क्या? तो देखो, एफेरेंट न्यूरॉन का मेनली काम होता है, अभी डायग्राम के साथ आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी आपको डायग्राम के साथ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये एफेरेंट न्यूरॉन नॉर्मली क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन आया, मान लो सेंसरी ऑर्गन जो कुछ भी सिग्नल दिया, जैसे मान लो मैंने आपका हाथ को पकड़ा, तो जैसे ही आपके हाथ को पकड़ेंगे तो आपका स्किन इसको सेंस करेगा कि किसी ने टच किया है, हाथ पकड़ा है। तो जैसे ही ये चीज आपको फील आया, तो ये फीलिंग कौन लिया? स्किन। स्किन उसको सेंस किया, और स्किन एफरेंट न्यूरॉन मतलब रिसेप्टर न्यूरॉन के थ्रू इस पूरे इंफॉर्मेशन को डॉर्सल नर्व रूट तक भेजेगा, जो कि फाइनली सीएनएस तक पहुंचा देता है। डॉर्सल नर्व रूट तक भेजेगा जो कि फाइनली सीएनएस तक पहुंचा देता है। अच्छा, फिर से वही बात, ये जो डॉर्सल नर्व रूट है जो कि फाइनली सीएनएस पे पहुंचाया, और याद रखो सीएनएस में भी किस लेवल पे भाई? तो सीएनएस में भी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, यहाँ सीधा सीधा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। सीएनएस में भी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे यहाँ सीधा सीधा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। अच्छा, अभी क्या हुआ? डॉर्सल रूट गैंग्लिया के थ्रू सीएनएस तक पहुंच तो गया इंफॉर्मेशन, लेकिन फिर क्या? तो फिर ये कि अब उस इंफॉर्मेशन का एक रिस्पॉन्स भेजेगा आपका स्पाइनल कॉर्ड, और वो जो रिस्पॉन्स होगा ना, वो रिस्पॉन्स वापस से इफरेंट पाथवे, इफरेंट पाथवे जिसको कि बोलते हैं, जो रिस्पॉन्स लेकर जाता है, वो इफरेंट पाथवे के थ्रू वापस इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचता है, इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचता है, और ये एक आर्क का फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, ये पूरा कहानी था, ये पूरा कहानी था। अब सुनो, अभी जो आपको हाइलाइटेड दिख रहा है, एक बार उसको रीड कर रहा हूं। द इंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, to a peripheral nervous stimulation that occurs involuntarily, that is without conscious effort or through or thought, and requires the involvement of a part of CNS is called reflex action। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन हो गया। अब आपको जो दिख रहा है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है इस पूरे पाथ में, ठीक है, जो पूरे पाथ में आपको जो कुछ भी दिख रहा है, या यूं बोलो कि ये जो पूरा पैराग्राफ आपको दिख रहा है, देखो ये पूरा पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ एक्चुअली में अभी अभी जो मैंने बताया वो है। ठीक है, अभी अभी जो मैंने बताया वो है। देखो अगले पार्ट में इसको देखते हैं। ये देखो, ये है आपका रिसेप्टर, है ना, ये आपका रिसेप्टर है। यहाँ से एफरेंट पाथवे मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू होते हुए, देखो ये है डॉर्सल रूट गैंग्लिया, यहाँ से आया इस पॉइंट पे जिसका नाम है इंटर न्यूरॉन। देख रहे हो इंटर न्यूरॉन क्या कर रहा है भाई? तो इंटर न्यूरॉन एक्चुअली में सिर्फ वो कनेक्शन बनाता है। इंटर न्यूरॉन एक्चुअली में वो कनेक्शन बनाता है जो कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन से आपस में कम्युनिकेशन बन सके, क्योंकि सेंसरी से इंफॉर्मेशन आया, अब उसको मोटर के थ्रू वापस भेजना रिप्लाई, तो सेंसरी और मोटर ज्वाइन होगा तभी तो बनेगा एक आर्क। तो ये वही कम्युनिकेशन को बनाता है। ठीक है, वहां के बाद इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन के थ्रू होते हुए कहां पहुंचा? तो इफेक्टर ऑर्गन पे, वहां के बाद मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन पे पहुंचा। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपको पढ़ना है
वो है नी जर्क रिफ्लेक्स। नी जर्क रिफ्लेक्स ये एक ऐसा चीज है जो आप शुरू से मतलब बाय बर्थ ये रिफ्लेक्स एक्शन हमारे बॉडी में होता है, ये हमको सीखना नहीं पड़ता। ठीक है, ये बाय बर्थ हमारे बॉडी में होता है, हमको सीखना नहीं पड़ता। अच्छा, जब हम लोग ये सारा बात कर लिए तो एक बार और अब जरा सोचते हैं, एक बार और जरा सोचते हैं। और अच्छा रुक जाओ एक सेकंड, ये सोचने से पहले हम चाहेंगे आप एक बार ये देखिए। देखो अभी अभी हमने थोड़ा देर पहले ये बात पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड में इनर व्हाइट मैटर, इनर ग्रे मैटर और आउटर व्हाइट मैटर होता है, जबकि ब्रेन में हमने ठीक इसका उल्टा पढ़ा था। एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है, तो कहीं थ्योरी में नहीं दिया होगा, लेकिन देखो यहाँ डायग्राम में ये स्पाइनल कॉर्ड है, बाहर के साइड में देखो क्या लिखा है, व्हाइट मैटर, और इनर के साइड में क्या लिखा है, ग्रे मैटर। बस यही तो गेम का शुरुआत हो गया। ये सीधा सीधा नहीं बोल के इनडायरेक्टली आपसे आपका काम करवा दिया, आपको बता दिया आपको क्या करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी रेडी रहिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट में जो हमें पढ़ना है वो है सेंस ऑर्गन। और मैं चाहूंगा कि ये देखो, ये आपको जो दिख रहा है अभी पूरा पूरा ये सेंस ऑर्गन। बस तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को एक और पार्ट में ब्रेक कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा छोटा छोटा आसानी से समझ में आए। ओके।